नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स पे और मैं हूं शशांक पांडे। दोस्तों, ये वीडियो दूसरा पार्ट है हमारी नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट मास्टरी सीरीज का और आपने जो इसके पहले पार्ट पर रिस्पांस दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में हमने असम और नागालैंड के बारे में जाना था और नॉर्थ ईस्ट की पूरी हिस्ट्री को समझा था कि क्यों वहां पर इतने कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बाकी बचे हुए 5 राज्यों की स्टोरी, जिसमें शामिल है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। और दोस्तों, इसी के साथ चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मिजोरम के साथ। मिजोरम दोस्तों, मिजोरम की बात करें तो ये स्टेट म्यांमार और बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो 2 दशक से ज्यादा समय तक इंसर्जेंसी और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की मार झेलता रहा। दोस्तों, यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिजोरम इंडिया का पहला ऐसा स्टेट था जहाँ सरकार को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए एयरफोर्स की मदद से बमबारी करनी पड़ी थी। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ और कैसे ये स्टेट हिंसा की आग में झुलसता रहा, आइए अब ये समझते हैं। दोस्तों, मिजोरम को पहले लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था और ये हिल डिस्ट्रिक्ट आजादी के बाद असम का ही हिस्सा था। और दोस्तों, क्योंकि इस रीजन में मीजो कम्युनिटी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इसे लैंड ऑफ मीजोस के नाम से भी जाना जाता था। और यही कारण है कि 1954 में लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर मीजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट नाम रख दिया गया था। और तब तक यहाँ पर किसी तरह का सेपरेटिज्म या स्टेट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा था। 1957 तक ये पूरा इलाका पीसफुली असम के अंडर एडमिनिस्टर हो रहा था। लेकिन फिर आता है साल 1958, जब जंगलों में बांस के पेड़ों पर फूल उगने लगे और यहीं से पूरे रीजन में तबाही की शुरुआत हो गई। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि मिजोरम के जंगलों में बांस के पेड़ों पर फूल उगने लगे और मिजोरम में इस घटना को मौतम कहा जाता है। और मीजो कम्युनिटी के लोगों का ये मानना है कि यहाँ के बांस के जंगलों में 40 से 45 साल में एक बार ही ऐसे फूल खिलते हैं और ये आने वाले अकाल का सिंबल होते हैं, क्योंकि फूल खिलने के बाद चूहे आकर सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं और खाने के लिए कुछ नहीं बचता। दोस्तों, मीजो कम्युनिटी की इस बिलीफ का कोई साइंटिफिक बेस नहीं था, इसीलिए अक्टूबर 1958 में जब बांस में फिर से फूल खिले तो यहाँ की लोकल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने असम गवर्नमेंट से आने वाले अकाल से निपटने के लिए फाइनेंशियल एड की मांग की, जो कि करीब 1.5 लाख रुपए की थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस बिलीफ का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इस मांग को इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर हुआ वही जिसका मीजो कम्युनिटी के लोगों को डर था। फूल खिले, चूहों ने सारी फसल बर्बाद कर दी और पूरे इलाके में भुखमरी फैल गई। जब ये भुखमरी फैली तब जाकर असम सरकार की आंखें खुली, जिसके बाद उन्होंने एक अजीब सी स्कीम लॉन्च कर दी, जिसके तहत अनाज या राशन प्रोवाइड करने के बजाय सरकार ने चूहे पकड़ने पर 40 पैसे के इनाम की घोषणा कर दी, जिसने पूरे मीजो हिल्स के लोगों को झकझोर कर रख दिया। उनके मन में सरकार के खिलाफ विद्रोह पनपने लगा और इसी विद्रोह को असम सरकार ने एक और घोषणा से आग में बदल दिया। आपको बता दें कि साल 1960 में स्टेट गवर्नमेंट ने आसामिया या एसमीज लैंग्वेज को स्टेट लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। यानी एक तरह से जिन लोगों को आसामिया लैंग्वेज या एसमीज नहीं आती थी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। और इस तरह पहले तो अकाल और भुखमरी और दूसरा मीजो लोगों पर आसामिया भाषा को जबरदस्ती सीखने के दबाव ने इनके अंदर विद्रोह की आग को पूरी तरीके से भड़का दिया। और अकाल के समय बने एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन मीजो नेशनल फैमिन फ्रंट ने 1960 के डिक्लेरेशन के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर मीजो नेशनल फ्रंट या एमएनएफ कर लिया। दोस्तों, ये वही एमएनएफ है जिसने अगले 2 दशकों तक पूरे मिजोरम को हिंसा और इंसर्जेंसी की आग में ढकेल दिया। और इस ऑर्गेनाइजेशन के लीडर थे लाल डेंगा। शुरुआत में एमएनएफ ने पीसफुली मीजो कम्युनिटी और उसके रीजन के इंटरेस्ट को लेकर प्रोटेस्ट किए और तब इन प्रोटेस्ट में किसी तरह का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि एमएनएफ के पास कोई आर्मी नहीं थी। लेकिन फिर आया साल 1964, जब असम रेजिमेंट की 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया गया था, और वो भी बस इसलिए क्योंकि इस बटालियन में ज्यादातर लोग मीजो थे। जिसके बाद बहुत से सैनिकों की नौकरी चली गई, जो असम रेजिमेंट से अलग होकर जब मीजो हिल्स पहुंचे तो उन्होंने एमएनएफ के साथ मिलकर मीजो नेशनल आर्मी की शुरुआत कर दी। और इस आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान, चीन और म्यांमार से पूरा सपोर्ट मिलता था। और इसी सपोर्ट के बदौलत 1966 को एमएनएफ ने एक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी, जिसे ऑपरेशन जेरिको नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में एमएनएफ ने बीएसएफ और असम राइफल्स के कैंप पर अटैक कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया से सारे कनेक्शन काटने के लिए टेलीफोन एक्सचेंजेस को बर्बाद कर दिया और साथ ही उस रीजन के सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज को अपने कब्जे में ले लिया। जिसके अगले दिन 1 मार्च 1966 को लाल डेंगा की लीडरशिप में मिजोरम ने खुद को एक अलग नेशन घोषित कर दिया और इस इलाके में एमएनएफ का झंडा फहरा दिया गया। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने इस रीजन पर वापस इंडिया का कंट्रोल एस्टैब्लिश करने के लिए आर्मी को ऑपरेशन की परमिशन दे दी और क्योंकि
सेना को मिजोरम की राजधानी एजोल में घुसने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए 5 मार्च को फाइनली एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और कुछ घंटों में ही आर्मी और एयरफोर्स ने मिजोरम को अपने कंट्रोल में ले लिया। 13 मार्च तक चले इस ऑपरेशन में कई लोगों की जान गई, जिस वजह से वहां के लोकल लोगों में इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के अगेंस्ट गुस्सा भर गया और इस घटना के बाद इस रीजन में विद्रोह और बढ़ गया। सेना के कंट्रोल के बाद मिजोरम में स्टेबिलिटी लाने की जिम्मेदारी जनरल सैम मानेकशॉ को दी गई, जिनकी सूझबूझ की वजह से लोकल लोगों में इंडियन आर्मी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ी और 1970 तक पूरा मिजोरम शांत हो चुका था। बहुत से पीसफुल प्रोटेस्ट अब भी चल रहे थे, लेकिन हिंसा की कोई खास खबर नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे रीजन में डर का माहौल था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी लाल डेंगा और उनकी मिजो नेशनल आर्मी, जिसने अब तक सरेंडर नहीं किया था। क्योंकि 1980 तक लाल डेंगा जो बांग्लादेश में छुपे हुए थे, वो बांग्लादेश से निकलकर लंदन चले गए और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कन्वर्सेशन शुरू की और इसी कन्वर्सेशन को पीस अकॉर्ड में बदलने के लिए लाल डेंगा इंदिरा गांधी से मुलाकात करने वाले थे। लेकिन मीटिंग के दिन ही 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि मिजोरम में एक बार फिर अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगले साल राजीव गांधी की सरकार ने मिजो नेशनल फ्रंट के साथ पीस अकॉर्ड पर बातचीत फिर से शुरू की, जिस वजह से 750 इंसर्जेंट्स ने सरेंडर किया और इसके बाद जून 1986 को राजीव गांधी सरकार ने हिस्टोरिक पीस रिकॉर्ड्स MNF के साथ साइन किया, जिसके तहत 1987 में मिजोरम को एक अलग स्टेट के तौर पर पहचान मिली और वहां के इंसर्जेंसी के लीडर लाल डेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने और तब से मिजोरम में शांति ही है। लेकिन फिलहाल मिजोरम और असम के बीच बॉर्डर को लेकर काफी लंबा डिस्प्यूट चल रहा है, जिसे लेकर हिंसा भी हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा मिजोरम में कोई और ऐसा डिस्प्यूट नहीं है जिसकी वजह से उस रीजन को अनस्टेबल कहा जा सके। लेकिन इसके बाद आइए अब बात करते हैं मेघालय की। मेघालय दोस्तों, मेघालय भी मिजोरम की तरह ही असम से अलग होकर 1972 में एक अलग राज्य बना था, क्योंकि असम के इस रीजन में 3 सबसे बड़ी जनजातियां खासी, जैंती और गारो असम का हिस्सा होते हुए भी अपने अपने इलाकों में स्वायत्त रह रही थी। इन्हीं कम्युनिटीज के एरियाज को स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के दौरान मेघालय के नाम से एक अलग राज्य बना दिया गया और अलग स्टेट बनने के बाद ही मेघालय की स्थिति खराब हुई और इसके पीछे थे 2 कारण। पहला, एथनिक ग्रुप द्वारा माइग्रेंट पॉपुलेशन को निशाना बनाना और दूसरा, एथनिक ग्रुप्स का आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ना। सबसे पहले कारण की बात करें तो मेघालय में 86.5% की पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, लेकिन इसके अलावा स्टेट में बंगाली, मारवाड़ी और नेपाली एथनिसिटी के भी लोग रहते हैं। इन माइग्रेंट्स की संख्या कम होने की वजह से पूरे स्टेट में ट्राइबल कम्युनिटीज का ही बोलबाला है। लेकिन माइग्रेंट्स और ट्राइबल्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो उसकी शुरुआत 1978 से होती है, क्योंकि 71 के बाद से ही बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करने की वजह से स्टेट में बहुत से बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आकर रहने लगे, जिसके बारे में ट्राइबल यूनियन बार बार अपने कंसर्न जाहिर करता रहा और उन्हें ये डर था कि बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जिस तरह ये माइग्रेंट्स वहाँ के रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हैं, उसी तरह ये लोग मेघालय के रिसोर्सेज पे भी कब्जा कर लेंगे। और इसी डर की वजह से 1979 में मेघालय के खासी जनजाति और बंगाली स्पीकिंग लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जिसके बाद मेघालय की राजधानी शिलोंग में खासी ट्राइब्स ने बहुत से बंगाली लोगों के घरों को आग लगा दिया और दोनों कम्युनिटीज के बीच दंगे भड़क गए, जो कि 1980 से लेकर 1990 के दशक तक चलता रहा, जिसकी वजह से करीब 20,000 बंगाली स्पीकिंग लोगों को मेघालय से डिस्प्लेस होना पड़ा। और इसी एंटी बंगाली सेंटिमेंट ने वहाँ के सबसे बड़े सेपरेटिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप हनीफ त्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल को जन्म दिया, जिसने 1992 में मेघालय के बंगाली लोगों के खिलाफ बहुत सारे दंगे शुरू कर दिए, जिस वजह से ज़्यादातर बंगाली या तो वापस वेस्ट बंगाल चले गए या असम की बराक वैली में इंटरनल रिफ्यूजी बन गए। इसके अलावा इसी खासी ट्राइबल कम्युनिटी के स्टूडेंट यूनियन KSU ने नेपालियों के खिलाफ भी हिंसा फैलाई, जिसकी शुरुआत जुलाई 1986 में तब हुई जब KSU ने एंटी फॉरेनर एजिटेशन को लॉन्च किया, जिसके तहत स्टेट में रहने वाले 75,000 नेपालियों को टारगेट किया गया। साथ ही वहां के नेपालियों पर अटैक करके उनके खेतों को लूट लिया गया और घरों को आग लगा दी गई, जिस वजह से बड़ी मात्रा में नेपाली शरणार्थी बन गए। और ऐसे ही बंगाली और नेपाली कम्युनिटी की तरह ही 1992 में ट्राइबल कम्युनिटीज ने बिहार के लोगों के खिलाफ हिंसा की। दोस्तों, ये तो हो गई बात माइग्रेंट्स और एथनिक कम्युनिटीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की। अब अगर मेघालय की इंस्टेबिलिटी के दूसरे कारण की बात करें तो वो था इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, मेघालय की 3 बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज खासी, जैंतिया और गारो के बीच स्ट्रगल देखने को मिलता रहता है और इस इंटर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 1992 में हनीफ ट्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल के बनने के बाद ही देखने को मिलती है।
दरअसल दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन खासी और जैंतीय कम्युनिटी के लोगों की आवाज ही उठाती थी और इसीलिए दूसरी तरफ गारो कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए गारो ट्राइबल्स के द्वारा 1995 में अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल को बनाया गया और ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखने के लिए नॉर्थ ईस्ट के बाकी मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ मिलकर काम करने लगे, जिस वजह से इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच होने वाली हिंसक झड़प में मेघालय अनस्टेबल हो गया और जहां एक तरफ हनिफ तुरप नेशनल काउंसिल मेघालय को खासी डोमिनेंट स्टेट बनाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ अचिक नेशनल वॉलंटियर काउंसिल मेघालय के गारो हिल्स को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहता था। साल 2009 में गारो लैंड बनाने के मकसद से एक और ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया और इसका नाम था गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, लेकिन इनकी वायलेंट एक्टिविटीज को देखते हुए इसे उसी साल इंडियन गवर्नमेंट ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस आपस में तो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते ही थे, लेकिन साथ ही वो पुलिस और अथॉरिटीज को भी अपना निशाना बनाते थे और इसी वजह से गवर्नमेंट मेघालय में रिबल ग्रुप्स को खत्म करने का काम कर रही थी, जिस वजह से साल 2007 में HNLC ने खुद को सरेंडर कर दिया, जो मेघालय में सरकार की एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इससे मेघालय में जैंतीय और खासी कम्युनिटी की वायलेंट एक्टिविटीज खत्म हो गई और इसके 7 साल बाद ANVC ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ पीस अकॉर्ड साइन कर लिया। लेकिन दोस्तों, गारो नेशनल आर्मी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अभी भी मेघालय में एक्टिव है और उनकी अलग गारो लैंड बनाने की मांग अभी भी जिंदा है। मगर मेघालय की स्टेट गवर्नमेंट का ये दावा है कि राज्य में अब किसी भी तरह की मिलिटेंसी नहीं बची हुई है और मेघालय में अब शांति कायम है। और चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेघालय के ही पड़ोसी राज्य त्रिपुरा की। त्रिपुरा दोस्तों, 1947 में त्रिपुरा भारत की आज़ादी के साथ ही एक अलग स्टेट बन गया था, लेकिन तब इसे एक यूनियन टेरिटरी की तरह देखा जाता था। लेकिन फिर मेघालय की ही तरह 1972 में त्रिपुरा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और अगर हम त्रिपुरा की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को देखें तो ये बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर करता है और इसी कारण से आज़ादी के बाद त्रिपुरा की डेमोग्राफी में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। दरअसल आज़ादी के पहले तक इस रीजन में ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और रॉयल सेंसस रिपोर्ट की माने तो 1947 तक त्रिपुरा की 93% पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी से ही बिलोंग करती थी, जिनमें ज़्यादातर पॉपुलेशन त्रिपुरी कम्युनिटी की थी। लेकिन 1947 में विभाजन और 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन के दौरान इल्लीगल बंगाली माइग्रेंट्स बड़ी संख्या में त्रिपुरा में आ बसे और इनका माइग्रेशन त्रिपुरा में इतना डोमिनेटिंग था कि त्रिपुरा की ट्राइबल कम्युनिटी को त्रिपुरा के मेन लैंड को छोड़कर हिली एरिया में शिफ्ट होने को मजबूर होना पड़ा और देखते ही देखते त्रिपुरा की डेमोग्राफी में नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन, खासकर बांग्ला माइग्रेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1970 तक यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन श्रिंक होकर 28.5% तक पहुंच गई, जो वहाँ के इंडिजिनियस ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी। 70 के दशक में ही इन माइग्रेंट्स ने न सिर्फ त्रिपुरा की डेमोग्राफी में अपनी जगह बनाई, बल्कि वहाँ की स्टेट पॉलिटिक्स में भी इनका दखल बढ़ता गया, जो यहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स को कमजोर कर रहा था। और दोस्तों, क्योंकि इस इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ गवर्नमेंट भी सख्ती से पेश नहीं आ रही थी, इसीलिए वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी से ही कुछ मिलिटेंट ग्रुप सामने आने लगे, जिनमें त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स यानी TNV, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स ने इंडियन नेशनलिज्म के बजाय एक सेपरेट त्रिपुरा नेशनलिज्म को प्रमोट किया। त्रिपुरा में इस तरह का सेपरेटिज्म बाकी नॉर्थ ईस्ट राज्यों के इन्फ्लुएंस की वजह से देखने को मिल रहा था और इन सभी ग्रुप्स में NLFT यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा सबसे बड़ा मिलिटेंट ग्रुप बनकर उभरा। और दोस्तों, इन्हीं सब वजहों से राज्य में इंसर्जेंसी की घटना की शुरुआत हुई और एंटी बंगाली सेंटिमेंट ने बंगालियों के खिलाफ विद्रोह को जन्म दिया, जिसका सबसे बड़ा और भयानक असर देखने को मिला 6 जून 1980 को, जब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 70 किलोमीटर दूर मांडवी गांव में ट्राइबल इंसर्जेंट ग्रुप्स ने नॉन ट्राइबल बंगालियों को घेर कर आगजनी, हिंसा और हत्या को अंजाम दिया। इस घटना में 450 बंगालियों की मौत हो गई, जिसे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का सबसे बड़ा मैसेकर भी माना जाता है और जिसमें एक ही दिन में 400 से ज्यादा लोगों की ट्राइबल ग्रुप्स द्वारा हत्या कर दी गई थी। बंगालियों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए त्रिपुरा में बंगाली इमिग्रेंट्स ने भी अपना एक मिलिटेंट ग्रुप बना लिया और अक्टूबर 1999 में बने इस ग्रुप को यूनाइटेड बंगाली लिबरेशन फ्रंट का नाम दे दिया गया था और जिनका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव था और वो था त्रिपुरा में बंगाली पॉपुलेशन को त्रिपुरी मिलिटेंट से बचाना। इस ग्रुप के फॉर्मेशन के बावजूद बंगाली इमिग्रेंट्स पर त्रिपुरी मिलिटेंट ग्रुप्स के अटैक कम नहीं हुए, बल्कि मई 2000 में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT ने एक और मैसेकर को अंजाम दिया, जिसे बैगबर मैसेकर के नाम से जाना जाता था
और इस मैसेकर में वेस्ट त्रिपुरा के बैगबर गांव में एक रेफ्यूजी कैंप में घुसकर 25 बंगाली हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। इस मैसेकर के बाद गवर्नमेंट के बढ़ते दबाव की वजह से त्रिपुरा की इंसर्जेंसी अपने अंतिम चरण की तरफ दिखाई दी और इसीलिए साल 2000 में NLFT और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF दोनों के बहुत से इंसर्जेंट्स ने त्रिपुरा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद फाइनली 2019 में जाकर NLFT ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ मिलकर पीस अकॉर्ड पर साइन किया, जिससे अब त्रिपुरा में इंसर्जेंसी खत्म हो गई है। लेकिन दोस्तों, त्रिपुरा के बाद अब चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ये स्टेट भी असम से ही अलग होकर एक राज्य बना, जिसे पहले नेफा यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह ही 1972 में इसे भी असम से अलग करके नेफा से अरुणाचल प्रदेश का नाम दे दिया गया। लेकिन 1972 में अरुणाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी बना था और अगर यहाँ की इंसर्जेंसी या आर्म कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करें तो अरुणाचल प्रदेश वैसे तो नॉर्थ ईस्ट के सबसे शांतिप्रिय राज्यों में से एक है, जहाँ 80% के करीब ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, लेकिन इसके बावजूद अरुणाचल का कोई लोकल सेपरेटिस्ट ग्रुप नहीं है और स्टेट में जो भी इंसर्जेंसी हुई है उसके लिए नागालैंड और असम के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में कॉन्फ्लिक्ट के पीछे बांग्लादेशी रेफ्यूजीज भी जिम्मेदार रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से फरवरी 1991 तक अरुणाचल प्रदेश में रेफ्यूजियों की संख्या जहां 65,000 के करीब हो गई थी, वहीं यह नंबर 2001 आते आते 85,000 तक पहुंच गया और 10 साल में इतने बड़े गेन से ये समझा जा सकता है कि ये बांग्लादेशी रेफ्यूजीज कितनी तेजी से अरुणाचल में जाकर बस रहे हैं। इन्हीं रेफ्यूजीज के खिलाफ ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन अर्ली 1990 से ही प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन बाकी के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह बहुत ज्यादा हिंसक नहीं था। अरुणाचल प्रदेश में कुछ और इंसर्जेंट ग्रुप्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर टानी कम्युनिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन नेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ टानी लैंड एक्टिव है, जो अरुणाचल और असम के कुछ एरियाज को मिलाकर एक अलग टानी लैंड बनाने की मांग करती है। लेकिन इन्हें लोकल अरुणाचल के लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अरुणाचल प्रदेश का कोई खुद का इंसर्जेंट ग्रुप नहीं है और वो शुरू से ही यूनियन ऑफ इंडिया पर यकीन करते आए हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद आइए अब बात करते हैं मणिपुर की, जो नॉर्थ ईस्ट के इतिहास में हमेशा से एक अलग स्टेट रहा है। मणिपुर तो मणिपुर 1949 में यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बना और 1955 में मणिपुर के महाराजा बुधाचंद की मौत के बाद 1956 में से एक यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत मणिपुर को भी एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और मणिपुर में आज करीब 35 छोटी कम्युनिटीज रहती हैं, जिनमें 3 मेजर हैं। ये हैं पहला नागा, दूसरा कुकी और तीसरा मेती, जिसमें नागा और कुकी को ट्राइबल कैटेगरीज में रखा जाता है, जबकि मेती एक नॉन ट्राइबल कम्युनिटी है। दोस्तों, वैसे तो मणिपुर पिछले 1 साल से सिविल वॉर की आग में जल रहा है, लेकिन ये भारत का एक ऐसा राज्य है जहां वायलेंस की एक लंबी हिस्ट्री रही है, जिसके बीच 1956 मणिपुर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से ही पड़ गए थे। दरअसल मणिपुर की सबसे बड़ी जनजाति मेती शुरुआत से ही मेजॉरिटी में और डोमिनेटिंग रही है और इसी कम्युनिटी ने 1960s के दौर में इंडिया के साथ मणिपुर के इंटीग्रेशन पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था और हिंसा भी शुरू कर दी थी। और इसी संघर्ष से मणिपुर में सेपरेटिज्म ने जन्म लिया और कई नए सेपरेटिस्ट ग्रुप भी पनपने लगे, जिसमें पहला नाम यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का देखने को मिलता है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहले मणिपुर को इंडिया से आज़ाद कराने और वहाँ पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की बात की। इसके साथ ही इसी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होकर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने स्टेट में एक अंडरग्राउंड गवर्नमेंट फॉर्म कर दी और ये सभी ग्रुप्स छापा मार या गुरिल्ला वॉर का सहारा लेकर इंडियन पुलिस और इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक करते थे। और इसके अलावा 1977 से लेकर 1980 के बीच में राज्य में वायलेंस और आर्म कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर और पीपल्स लिबरेशन पार्टी ऑफ कांगलेई पाक और कांगलेई पाक कम्युनिस्ट पार्टी यानी KCP का गठन हुआ, जो डायरेक्ट आर्मी के खिलाफ वॉर में इन्वॉल्व होते रहे। और इसी वजह से 8 सितंबर 1980 को इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर को एक डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करते हुए वहां अफ्स्पा एक्ट को लागू कर दिया। इसके साथ ही नागालैंड के लिए नागा नेशनलिज्म की जब शुरुआत हुई तो मणिपुर की नागा कम्युनिटीज ने भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस तरह के सेपरेटिस्ट आर्म कॉन्फ्लिक्ट के अलावा एथनिक क्लैशेस की शुरुआत भी मणिपुर में ही हो गई, जो सबसे पहले नागा और कुकी कम्युनिटीज के बीच देखने को मिला। इसकी सबसे पहली घटना जून 1992 में हुई, जब एक कुकी लड़के को किडनैप कर लिया गया और बाद में वो जंगल के पास मरा हुआ पाया गया।
इसके लिए कुकी कम्युनिटी का शक नागा एक्सट्रीमिस्ट पर गया, जिसके बाद कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नागास के खिलाफ वॉर की शुरुआत कर दी, जिसके बाद सितंबर 1993 में 115 कुकी सिविलियंस को मणिपुर के हिल्स में नागा मिलिटेंट्स के द्वारा मार दिया गया, जिसे जाओपी मैसेकर का नाम दिया गया। 1993 में नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट में कुल 320 मौतें हो गई, जिसमें 260 कुकी और 60 नागा कम्युनिटी के लोग थे। इसके बाद भी नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ और 1994 में इस कॉन्फ्लिक्ट में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। वहीं अगले साल 1995 में 110 लोगों की मौत हुई, लेकिन इसके बाद नंबर ऑफ डेथ्स में कमी आने लगी और 1992 से 1997 के बीच नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट्स में कुल 470 कुकी और 270 नागा लोगों की मौत हुई और साथ ही हजारों नागास और कुकीज के घर जलाकर राख कर दिए गए, जिसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे बिना किसी प्रॉपर एग्रीमेंट के अपने आप खत्म होने लगा। मगर ये एथनिक क्लैशेस मणिपुर में पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए और यही इंटर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स मई 2023 में मेती और कुकी कम्युनिटीज के बीच शुरू हो गया, जिसके बारे में बहुत सी चीजें आपको पहले से पता होगी। लेकिन अगर करंट मणिपुर वायलेंस को ब्रीफ में समझे तो ये सब तब शुरू हुआ जब मेती कम्युनिटी के द्वारा एसटी कम्युनिटी में शामिल करने की डिमांड की जाने लगी। दरअसल मेती, जो मणिपुर की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, वो मोस्टली मणिपुर की राजधानी इम्फाल के लैंड एरियाज में बसी हुई है, जो मणिपुर के टोटल एरिया का सिर्फ 10% ही है, जबकि बाकी का एरिया हिली है और मणिपुर के कानून के हिसाब से वहाँ के हिली एरियाज में जमीन सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज को ही मिल सकती है। और इसी वजह से जब मेती कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की सिफारिश की गई तो वहाँ की कुकी कम्युनिटी ने इसका विरोध करना शुरू किया। और क्योंकि कुकी कम्युनिटी को इस बात का डर था कि अगर मेती को एसटी एक्ट का दर्जा मिल जाता है तो मेती जैसी डोमिनेटिंग कम्युनिटी पहाड़ी इलाकों में आकर बसने लगेगी, जिससे कुकी कम्युनिटी के अस्तित्व पर संकट आ सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से पिछले 1 साल से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है और वहां अब तक 219 लोग इस वायलेंस में मारे जा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और अभी तक ये कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में जितनी भी वायलेंट एक्टिविटीज और इंसर्जेंसीज हुई हैं, इसके पीछे कुछ कॉमन कारण हर स्टेट में देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है इस रीजन का बाकी के इंडिया से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होना, जिसमें ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके अलावा हर स्टेट के वायलेंस में कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेशन का भी बढ़ता हाथ है और साथ ही इंटर एथनिक क्लैशेस हो या फिर बंगाली माइग्रेंट्स के खिलाफ ट्राइबल कम्युनिटीज की नफरत, इन दोनों ने ही बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जान ली है और कई मैसेकर्स को अंजाम दिया है। इसके साथ ही देश और राज्य के इग्नोरेंट रवैये और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से भी पूरा रीजन दशकों से डर और हिंसा के घेरे में रहा है। लेकिन अब बीते कुछ सालों में इन एरियाज में भी नए रिफॉर्म्स, इंफ्रा और कनेक्टिविटी के आने से शांति और डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अभी भी इस पूरे रीजन में एथनिक सेंसिटिविटी बनी हुई है, जिसे ध्यान में रखते हुए ही केंद्र और राज्य सरकार को इस रीजन को गवर्न करना होगा, ताकि देश का ये इतना बड़ा इलाका दोबारा इंसर्जेंसी की राह पर ना बढ़े। और दोस्तों, ये था एंड इस वीडियो का। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये भी लिखिए कमेंट सेक्शन में, वी वांट मोर सच सीरीज। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो या वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।